अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन में एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप एक बेहतरीन पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और किस तरह आप अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर के तौर पे प्रूव कर सकते हैं। इस हवाले से मैं अपने उन 5 प्रिंसिपल्स की बात करूंगा जिनको मैं फॉलो करता हूँ। ये वो उसूल हैं जो कि मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि इनको मेजॉरिटी जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट में उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये वो उसूल हैं जिनको मैंने प्रायोरिटाइज़ किया और इनको फॉलो किया, और उसकी बेस पे इस वक्त मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ख़ास तौर पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और लोकली और इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ की वजह से, मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, स्टॉक मार्केट की अपनी सिचुएशन की वजह से अक्सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कंप्लेन होती है कि उनको लॉस हो गया या उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंफर्टेबली उनको बेनिफिट नहीं दे रही और या उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अगर आप इन उसूलों को फॉलो करेंगे और एक पेशेंस के साथ और एक हिकमत अमली के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उस पर खातर खा फ़ायदा होगा। जो सबसे पहला उसूल जिसको मैं हमेशा फॉलो कर रहा हूँ वो ये है कि आपको मुख्तलिफ सेक्टर से बेहतरीन स्टॉक्स को फ़िल्टर करना है। याद रखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर और बिलखसूस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आपकी फ़िल्ट्रेशन स्ट्रेटजी है, स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो उसके ऊपर आप मुनासिब ध्यान दें। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उसमें से अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनका आप इंतखाब करें। क्योंकि अगर आप एक ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या एक ही स्टॉक के अंदर या किसी लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपका जो प्रिंसिपल होता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो उसकी वायोलेशन हो जाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में से अच्छे अच्छे स्टॉक्स का इंतखाब करते हैं, ब्लू चिप्स का इंतखाब करते हैं, तो फिर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है। और डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं उनका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं या मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं या कुछ ऐसे क्वार्टर्स होते हैं कि जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे क्वार्टर्स आप देख सकते हैं ट्रेंड्स की बेसिस पे कि जिसमें गाड़ियों की सेल्स ज़्यादा होती है, इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस के ऊपर सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर जब मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें चूँकि सीमेंट का और स्टील का यूज़ ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से उस सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि आपके लिए बेहतरीन उसूल ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर से बेहतरीन स्टॉक्स को फ़िल्टर करें बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट रेशोज़ होती हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा, फाइनेंस जो उसका फंडामेंटल एनालिसिस है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक अच्छी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और इवन के जो डेटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का उसके ऊपर भी आपको स्टॉक स्क्रीनर मौजूद है जिसके ऊपर आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करके स्क्रीन कर सकते हैं और स्क्रीनिंग की बेस पे जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, इसी तरह जो ओवरऑल जो फ्री फ्लोट है किसी भी स्टॉक का उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर ओवरऑल उस कंपनी की वर्थ क्या है उसको आप देख सकते हैं। उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं और बहुत से और ऐसे फिल्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस और डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटीज़। और उसकी बेसिस पे फिर आप जो भी बेहतरीन स्टॉक्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी उसमें तरजीह क्या है। फॉर एग्जांपल आर यू गोइंग फॉर डिविडेंड बेस्ड वैल्यू स्टॉक्स, आर यू आर गोइंग फॉर द ग्रोथ बेस्ड स्टॉक्स। तो इसको मैं फर्दर डिटेल में बात करूंगा कि आपको ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक की बेसिस पे आप किस तरह बेहतरीन डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। अगला जो उसूल मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि आपने अपनी कैश को बतदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरह देखभाल कर इस्तेमाल करना है। कोई भी इन्वेस्टर है खा वो छोटे लेवल का इन्वेस्टर है या बड़े लेवल का इन्वेस्टर है, तो आपकी जो कैश है जो आपके पास फ्री कैश है उसकी एक लिमिट होती है। अनलिमिटेड कैश किसी के पास नहीं होती। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस कैश को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं।
और किस तरह उसको आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं कि आपको किसी भी टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें एक उसूल जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स सपोज के 1 लाख रुपया किसी खास सेट ऑफ स्टॉक्स इन सम स्पेसिफिक सेक्टर्स उनके लिए मैंने मुख्तस किया है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि उसके अंदर जो मैंने बाइंग करनी है वो मैंने इन वन शॉट नहीं करनी, बल्कि डिपेंडिंग ऑन माय एनालिसिस के जो ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर प्राइसेस के उन स्पेसिफिक स्टॉक्स के वो कैसे हैं, तो उसकी बेसिस पे मैं पार्शल जो इन्वेस्टमेंट है या पार्शल बाइंग है वो करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं उस स्टॉक का ट्रेंड देखता हूँ, अगर वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो आइदर गो फॉर एवरेजिंग और एक्यूमुलेशन। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपनी रिसर्च और अपने एनालिसिस के बेस पे करनी है, और किस टाइम पे कौन सा स्टॉक खरीदना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास उस स्टॉक के लिए कुछ कैश ज़रूर होनी चाहिए, जो कि अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है अगर आपको एवरेजिंग करना ज़रूरी है तो कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो ऊपर जा रहा है और आप देखते हैं कि उसका कंटिन्यूसली ऊपर ट्रेंड जा रहा है तो उसमें मज़ीद उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कैश मौजूद हो। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कैश को इस तरह यूटिलाइज़ करें कि जिस सेक्टर के लिए या जिस स्टॉक के लिए आपने जो कैश रखी है उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपको अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसमें आसानी हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी कैश के अंदर आप एड ऑन भी कर सकते हैं, लाइक ये कर सकते हैं आपके जैसे आपको कोई डिविडेंड्स मिलते हैं तो उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह भी आपका जो जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई ग्रॉसरी शॉप भी खुलता है, छोटा मोटा बिजनेस भी लोग करते हैं, रियल फिजिकल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो ये करते हैं कि जो शुरू के कुछ साल होते हैं उसमें उसमें से जो भी इनकम आती है उसको उसी के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। तो इस तरह आप कंपाउंडिंग करके आप जो अपना ओवरऑल जो कैश आपने यूटिलाइज किया है उसकी उसकी उसके टोटल को बढ़ा सकते हो। जितनी ज़्यादा कैश आप यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है कि आप उतना ज़्यादा पोटेंशियली शेयर्स खरीद सकते हैं, और जितने ज़्यादा आप शेयर्स खरीद सकते हैं उसी हिसाब से आपका पोटेंशियल प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। अगला जो उसूल मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि आप मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर बेहतर मौके की हर वक्त तलाश में रहें। इसका मतलब ये है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया या कोई शेयर खरीदना है तो उसके लिए आपके पास होमवर्क पूरा होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्टेज है या कौन सा वो फिगर है जिसके ऊपर अगर ये शेयर चला जाता है, इसकी वैल्यू इसकी प्राइस चली जाती है तो आपने इसको गर्दन से पकड़ लेना है। मसलन आप एक एग्जांपल ले लें कि लेट्स सपोज के एंग्रो फर्टिलाइज़र की अगर इस वक्त कीमत 93 रुपीज़ है एज एन एग्जांपल, तो आपके पास अपना पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि वो कौन सी प्राइस फिगर है जिसके ऊपर ये जो ही जाएगा तो आपने इसको पकड़ लेना है और इसको ख़रीद लेना है। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर, और डिपेंड करता है आपके जो अवेलेबल कैश है उसके ऊपर। तो इस बेस पे ये होगा कि जब भी आप बेहतर मौका मिलेगा किसी भी स्टॉक के अंदर तो आप उसके अंदर जंप इन हो जाएंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होने की बारी होती है या कोई किसी भी शेयर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने के करीब होती है, अनाउंस हो चुकी होती है, तो दे एंटीसिपेट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा कि अब ये डिविडेंड अनाउंस करेगा। तो नॉर्मली जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है और अच्छा डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसके बाद जो प्राइसेस है वो शूट कर जाती है। तो जो बेहतर इन्वेस्टर होता है वो इस प्राइस को शूट करने से पहले ही उसके अंदर एंट्री कर देता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब किसी शेयर की प्राइस एक्स हो जाती है डिविडेंड पे करने के बाद, तो उस वक्त एक ड्रॉप आता है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है। तो उस वक्त भी कुछ लोग उसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। सो वक्ती तौर पे प्राइस का नीचे आना डजंट मैटर फॉर देम, क्योंकि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो वक्ती तौर पे अगर वो नीचे आ भी रही है फॉर सम रीजंस, मे बी लोकल या इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से या फॉर सम अदर फैक्टर्स, और मे बी एक्स होने की वजह से, तो दे डोंट केयर, दे नो कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर में इसने ऊपर जाना है और डिविडेंड भी देना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉक्स के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को हमें के ऊपर हमेशा नज़र रखें। और स्टॉक्स के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नज़र रखनी है तो उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें। जैसे किस कंपनी का कब कोई अनाउंसमेंट है, कब उनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं। इसी तरह जो बिजनेस पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर में, उस पे अगर उन स्टॉक्स के हवाले से या उन सेक्टर्स के हवाले से कोई न्यूज़ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि कोई टेक्सटाइल पॉलिसी आने वाली है और वो अच्छी पॉलिसी आने वाली है, तो आपको इमीडिएटली एक गट फीलिंग आनी चाहिए कि इट मीन्स कि जो टेक्सटाइल सेक्टर्स के शेयर हैं
they are going to perform well. So that's an opportunity for you to avail immediately. इसी तरह अगर रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है तो रिफाइनरी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में अगर मुल्क के अंदर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम आ रही है जिसके से आप समझते हैं कि फ्यूचर में जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बढ़ने लगी हैं, तो यू इमीडिएटली पिक द अपॉर्चुनिटी इन द सीमेंट एंड स्टील सेक्टर. सो इस तरह मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहें और उनको अवेल करें. जो चौथा उसूल मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि आपने अपनी पोजीशंस को स्टैग्नेंट नहीं होने देना बल्कि उनको एडजस्ट करते रहना है. इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि आपने कोई शेयर खरीद लिया तो आपको प्रॉफिट एक तो डिविडेंड की मद में तो मिल ही रहा है, लेकिन लाजमी नहीं कि आपने सारे शेयर्स डिविडेंड वाले ही लिए हैं. लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स भी होते हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन मिल रहा होता है. तो आपने अपनी पोजीशंस को देखते रहना है और उनको एडजस्ट करते रहना है. जब भी आपको मौका मिलता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसमें से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो आप प्रॉफिट लेके उसमें से निकल आए. बिकॉज प्रॉफिट लेके उसके बाद जब कभी वो शेयर नीचे आता है तो अगेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट योर पोजीशन एंड बाय दैट स्टॉक. सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी पोजीशंस को टाइम टू टाइम एडजस्ट करते रहना है डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जांपल अगर मुल्क के अंदर आप समझते हैं या इंटरनेशनली आप समझते हैं किसी टाइम पे कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है, लाइक प्रीवियसली कोरोना की वजह से थी या अभी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, तो आप अगर उस टाइम पे किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छे प्रॉफिट में हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू बुक योर प्रॉफिट. और उसके बाद उस कैश को आप रीयूटिलाइज कर सकते हैं वंस यू एडजस्ट द सिचुएशन एंड यू थिंक के अब मार्केट इस पोजीशन पे आ चुकी है कि आप दोबारा उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं. तो किसी भी शेयर के साथ चिमटे रहना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसमें से अगर प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट को लेना भी ज़रूरी होता है. हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छे शेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और यू थिंक और यू हैव अ प्लान और यू हैव अ गोल कि आपने उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसको स्पेसिफिक ईयर्स में, फॉर एग्जांपल 10 साल में, 5 साल में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ही पूरा कर लेना है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है. जो पांचवा और आखिरी उसूल जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो ये है कि आपको स्टॉक्स की तादाद से ज़्यादा उनकी वैल्यू और ग्रोथ पे फोकस करना है. इसका मतलब ये है कि लेट सपोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर अभी की एग्जांपल लें तो यू हैव हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, मे बी 500 और 600 प्लस कंपनीज आते हैं. तो अब कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बजाय हल्की फुल्की रिसर्च करके या सुनी सुनाई बातों के ऊपर, लेट सपोज कि उनके पास टोटल बजट ही 1 मिलियन है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 100, 200 या 50 या बिग नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर्स ले लिए होते हैं. तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें होता ही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स ले लिए हैं तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है. यानी कि अब आपको इतनी ज़्यादा कंपनीज के बारे में न्यूज़ को फॉलो करना है, उनके एनालिसिस करने हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स को देखते रहना है, तो इट्स अ हेडेक फॉर यू. तो अच्छे जो इन्वेस्टर्स होते हैं और इंटरनेशनली भी अगर आप अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स की वीडियोस देखें या उनके जो रिमार्क्स हैं उनको पढ़ें तो वो यही रेकमेंड करते हैं कि आपको स्टॉक्स की तादाद कम से कम रखनी चाहिए. लेट सपोज कि अगर आपके पास 5 अच्छे स्टॉक्स हैं तो दैट्स गुड इनफ फॉर यू, और मे बी इवन इफ इट्स 10 दैट्स फाइन डिपेंडिंग ऑन योर टोटल पोर्टफोलियो वर्थ. तो कम से कम और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स रखना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की तरजीह होनी चाहिए, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें, बेहतर तरीके से उनके अंदर अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकें और स्ट्रेटजीज़ को बिल्ड कर सकें. और इसमें वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा. तो स्टॉक्स 2 तरह के होते हैं. वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि मोस्टली ये उन कंपनीज के होते हैं जो कि मेच्योर कंपनी है, स्टेबल कंपनीज है. तो अब उनके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन की सूरत में शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब भी अंडर वैल्यूड होते हैं तो उनको अगर आप ले लेते हैं तो उसमें जो डिविडेंड आपको मिलेगा उसकी बेस पे आपको आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी. और वो ऐसी कंपनीज होती हैं, उसमें मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज होती हैं कि उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपको रिस्क फैक्टर उस वजह से कम हो जाता है. लेकिन कंट्ररी टू दैट कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ग्रोथ कंपनीज या ग्रोथ स्टॉक्स कहलाते हैं. वो उनमें ये होता है कि मे बी कि वो आपको डिविडेंड ना दे रही हो और उनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत हाई हो,
यानी कि जितना वो अर्निंग है उससे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आपको लग रही हो, लेकिन एक्चुअली दे आर द ग्रोथ स्टॉक्स, तो उनके अंदर जो कैपिटल गेन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हाई रिस्क हाई गेन स्टॉक्स होते हैं ऐसे। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज एज एन एग्जांपल आप ले सकते हैं कि उसमें अगर आप देखें तो शायद वो इतना डिविडेंड नहीं दे रहे होते, लेकिन जो उनकी ग्रोथ होती है उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसी कंपनीज की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यू नीड टू थिंक ऑफ वैल्यू एंड ग्रोथ स्टॉक एंड कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं तो वो मोस्टली वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी मनी है जो कि आप ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर रिस्क ले सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो इसमें एक बैलेंस कंसिडर कर सकते हैं आप। मेरी स्ट्रेटजी है कि 80% जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो वैल्यू स्टॉक्स में होती हैं, टू बी द सेफ साइड, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 80% मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो वैल्यू स्टॉक्स होती हैं, और 20% जो मेरा टोटल वर्थ होती है उसके साथ मैं खेलता हूँ। मतलब ये कि वो मैं डिफरेंट किस्म के ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर उस 20% को इन्वेस्ट करके उसमें जब भी प्रॉफिट हो तो निकल आता हूँ, और जब भी कोई और सिचुएशन हो मुझे नज़र आ रही हो अपॉर्चुनिटी है तो उसमें मजीद ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये वो एक स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एक बेहतर तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेनिफिट और अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की ये वीडियो जिसमें मैंने कुछ उसूलों का जिक्र किया जो मैंने फॉलो किए हैं, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेसिस पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हैं। तो इसमें यही 5 पॉइंट्स नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन आई थॉट कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए इसलिए सिर्फ 5 पॉइंट्स के ऊपर इक्तफा किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।